2136th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ. I really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnawa Boutique, one of the best boutiques in Nagpur city. Also a big thank you to Stylex Kitchens and Wardrobes, We Glow with Vasudha Agrawal, We Herbs, the herbal product company for clinics, restaurants, hotels, hospitals, and also a big thank you to Wild Fit, one of the best personal training and nutrition studios in Nagpur city at Lakshmi Nagar. Can't forget to thank my venue partner, Four Seasons. अगर आप अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप पर्दे, बेडशीट्स, वॉलपेपर्स ले सकते हैं फ्रॉम फोर सीजन्स धर्मपेट. मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज अ राइटर, शी इज एन ऑथर, शी इज अ फेस रीडर एंड शी इज अ जलगांवकर, बट नाउ अ नागपुरकर. प्लीज स्वागत करें हमारी आज की मेहमान, हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम मिसेस कीर्ति देवानी. मैम नमस्कार. नमस्ते सर. मैम स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू सर. मैम कैसी हैं आप? बढ़िया. मैम सबसे पहले तो ये कि जलगांव बेटर है कि नागपुर? ऑफ कोर्स जलगांव, बट नागपुर अच्छा है. ये सुनने से पहले कहाँ है देवानी सर, है ना, उनको बुलाया जाए. सर एक कर्म भूमि एक जन्म भूमि है जी. तो कर्म भूमि अभी हमें यहाँ रहना है तो ये अच्छी भी है, लेकिन जन्म भूमि तो सर जन्म भूमि रहेगी. हाँ, थोड़े थोड़े पॉइंट्स उसको भी मिलने चाहिए. नहीं जी जी. कैसा जीवन था जलगांव में जब छोटी थी? क्या सपने थे, क्या करना था, क्या बनना था? ज्यादा कुछ ख्वाहिशें थी ही नहीं सर, बट लगता था कि पहले तो सर पढ़ने का शौक ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं होता था. ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने, मैंने मतलब ऐसे जिद की, मैं रोई, स्कूल नहीं जाती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने स्कूल से ही मुझे निकलवा दिया था मेरी आदतों की वजह से. जी. 6 महीने सर मैंने ऐसे विदाउट एजुकेशन रह के देखा. जब मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, सडनली एक दिन बुक हाथ में ली, जो भी हिंदी की आई, वो बुक पढ़ी. फिर लगा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ के अपना जीवन वेस्ट ही कर रही हूँ, अब तो पढ़ना चाहिए. सर फिर जो मुझे पढ़ाई का इंटरेस्ट लगा, इतना आया कि मैं आगे पढ़ना चाहती थी. मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं पढ़ने दिया कि ठीक है आप फर्स्ट ईयर तक हुआ, ठीक है आपने जितना किया अच्छी बात है जी, अब आगे नहीं करना है. बस तब से सर एक ड्रीम था कि नहीं, कुछ अलग करना है, कुछ अलग बनना है. तब से था माइंड में. तो मैम ये जो ये राइटर बनने का या एक ऑथर बनने का, ये जो एक उस क्रिएटिव दिशा में काम करने का जो एक थॉट आया, ये कब आया? व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू कैन बी अ गुड राइटर? सर जैसे मैंने बताया कि मैंने बुक पढ़ी तो मुझे पढ़ने का शौक लगा. तो सर इतना लगा कि अगर मेरे हाथ में कोई भी न्यूज़पेपर भी आ जाता था ना, तो मैं उसको पढ़ने बैठ जाती थी. मैं चीजें आइडेंटिफाई करती थी कि अगर एक सिंपली लाइन है तो मैं डीपली मीनिंग में जाती थी, बहुत डीपली जाती थी कि इस बात का मतलब ये हो सकता है, यहाँ पे ये वर्ड मिस है, अगर यहाँ पे ये वर्ड आ जाता तो शायद इसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता. पढ़ना और आइडेंटिफाई करना दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती है. बिल्कुल. तो बस पढ़ते पढ़ते लगा कि मेरे अंदर एक जी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग बनना चाहिए. फिर सर एक मूवी देखी मैंने, दिल का क्या कसूर. दिल का क्या कसूर? दिव्या भारती जी. तो सर लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, मूवी बहुत टच कर गई है, मतलब तो लगा. मैम कौन कौन था मूवी में? थोड़ा मूवी के बारे में बताएं. दिव्या भारती, हाँ, हीरो मुझे याद नहीं है. सारे नए थे, बस दिव्या भारती, सुरेश ओबेरॉय, मतलब हाँ. ये थे जी. वो एक मतलब दिखाते हैं कॉलेज में थी, राइटर. हाँ, आशिकी में हर जी, हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें तेरा क्या कसूर, ऐसे कुछ गाना है. इसमें दिल का, हाँ, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर. बिल्कुल तो बिल्कुल. वो इतना टच कर गया कि बस तब से आया माइंड में, नहीं अलग पहचान है तो फिर राइटर. जी. और मेरे अंदर ऑलरेडी स्किल था, तो मैंने कहा भाई ये अब मैच करता है मेरे से. तो यू आर अ पोएट और यू आर अ राइटर, और क्योंकि फर्क है. आप एक पोएट जब हैं तो आप एक कवियत्री बन जाती हैं, और एक राइटर हैं तो आप एक लेखिका बन जाती हैं. तो सर राइटर, ऑथर
दोनों चीजें अलग, मतलब सेम है जी। बट थोड़ा डिफरेंट है। जो जी। एक ऑथर होते हैं जी। वो एक ही चीज एक ही मुद्दे पे आते हैं, लिखते हैं, और आप जो भी मतलब बड़े राइटर्स हैं आप देखो उनकी बुक साल में या 2 साल में एक ही बार लॉन्च होती है, वो एक ही सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगर मोटिवेशनल है या डीपली जो भी चीजें रहो, समाज से रिलेटेड या राजनीतिक, उनकी थिंकिंग, उनकी जो राइटिंग, मतलब जो भी है वो बहुत डिफरेंट रहता है। जी। और जो सर एक राइटर होता है वो भी राइटर ही होते हैं, बट वो क्या है, आप आर्टिकल बोलो, राइटिंग बोलो, क्वेटिस बोलो, या खुद के लिए बोलो, या खुद की कहानी बोलो, या दूसरे की कहानी, या जी। जॉब पर्पस, चलो अगर मैं जॉब करती हूँ, उन्होंने मुझे बोला आप लिखने के लिए, जी। तो उसमें सर राइटिंग में ये कॉलम्स सारी चीजें हैं और ये हाँ सब। हाँ जी। सब आ जाता है जी। उसमें। जी। जी। ओके। तो मैम पहली चीज आपने क्या लिखी पहली जो चीज लोगों तक गई? मैंने पहले क्वेटिस ही स्टार्ट किए। हम्म। सर जब मैं छोटी थी ना, 14-15 ईयर्स, मैंने तब 7-8 पन्ने राइटिंग लिखे कि मुझे अपनी बुक चाहिए। हम्म। मेरे मायके में एक नेबर रहते थे ऊपर, वो भाभी से मेरी बहुत अच्छी थी जान पहचान, तो मैंने भाभी के पास छुपा के रखी। मैंने कहा भाभी किसी को बताना नहीं है, क्योंकि मैं उस पिक्चर से बहुत इंस्पायर्ड थी। मैंने कहा बस मुझे अपना नाम चाहिए, रखो। सडनली एक दिन उन्होंने बैठे बैठे पढ़ ली, एकदम से मेरे पास आए, बोले पूनम क्या लिखती है तू, बोले एकदम हार्ट टचिंग। फिर तो सर मैंने कॉन्फिडेंट, मतलब मेरा बढ़ गया कि नहीं अब मुझे राइटिंग ही करना है। घर वालों को पता नहीं था, स्कूल में भी मैं शायरी वगैरह बोलती थी, तो कोई भी मेरे पास आके बैठ जाते थे, बता इसका मतलब, अब ये शायरी बोल के बता, तो मैं उनको बता देती थी। उस टाइम सर यूट्यूब और ये चैनल्स तो होते नहीं थे जी। तो जहाँ से सुनते थे लिखने बैठ जाते थे। तो बस वही लिखने का शौक था। तो अभी पहली तो मैंने आपने वही लिखी। कोट्स वगैरह लिखे? जी, इंस्टाग्राम पे, योरकॉट पे, वहाँ पे भी है। ओके। wordpress.com एक पेज है, जी। वहाँ भी जी। है। जी। वर्डप्रेस पे भी लिखती हैं आप? जी, बट लॉन्ग टाइम से भी मैं वहाँ एक्टिव नहीं हूँ। अभी मेरे व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप्स हैं, मैं जब से उन ग्रुप से जुड़ी हूँ ना सर, तो मेरी राइटिंग स्किल बेटर से बेटर होती गई है, और बहुत सी बारीकियां, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे वहां से पता चली भी है, सीखी भी हूँ मैं वहां से। जैसे आप बोल रहे हैं ना पोएट, जी। सर पोएट्री मेरी स्किल में था ही नहीं। मैं या तो क्वेटेस कर देती थी या फिर आर्टिकल बोलो आप इसमें। तो एक दिन मुझे रोहित सर मिले, उन्होंने कहा आप में इतना अच्छा स्किल है, आप पोएट्री ट्राई करो। मैंने कहा सर वो स्किल है ही नहीं, और पोएट्री बहुत हार्ड है। जी। उन्होंने कहा आपको लगता है, आप लिख के देखो, आप तो सॉन्ग राइटर भी बन सकते हो, आपकी स्किल राइटिंग में भी सर बहुत टाइप्स आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, बोले आप सीख जाओगे। उनके ग्रुप में ज्वाइन हुई धीरे धीरे। डेली का हमें टॉपिक मिलता है कि आज ये टॉपिक है, आज ये पिक्चर है, लिखती गई। तो उसमें भी सिलेक्शन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी। बहुत बार मैं फर्स्ट पे भी आई हूँ, थर्ड रैंक पे भी आई हूँ, फिर हमको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। देन एक दिन कंपटीशन के लिए पता चला कि आपको जीवन साथी, जी। मेरा जीवन साथी, उस पे एक कंपटीशन है, आपको उसमें रैम देनी है। उसमें भी पार्टिसिपेट किया। हालांकि मैं उसमें 17 पोजीशन पे आई। फिर वो अमित पाठक जी हैं, मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन हुई। वो पब्लिकेशन भी हैं, ग्रुप भी चलाते हैं। सर उन्होंने बहुत चीजें, बहुत बातें मुझे सिखाई, और वो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लिखते सही में अच्छा हो, थोड़ा स्किल बेटर करो। तो सर अगर आज मेरी पोएम बहुत अच्छी हुई तो उनकी वजह से हुई है, रोहित सर और अमित पाठक जी। तो ये वक्त कैसे निकाल पाती हैं आप? एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चे को देखना है आपको, फिर राइटिंग के लिए क्योंकि वक्त देना पड़ता है, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के लिए बहुत सारा सोचना होता है, बहुत सारा मंथन करना पड़ता है, वक्त कैसे दे पाती हैं? चाय बनाते बनाते, खाना बनाते बनाते, जी। एक खाते में सब्जी जली है, वो चला है मुझे जी। बस उसी टाइम। एंड मोस्टली मैं जब किचन में रहती हूँ तभी मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तुरंत मैं मोबाइल या डायरी लेती हूँ, लिखने बैठ जाती हूँ। अगर मैं फ्री टाइम रही तो जैसे भी मिला मैं ट्राई करती हूँ लिखने का। ओके। बहुत सारी पोएट्री जैसे लिखी है, मोस्ट ऑफ तो मैं अपने हस्बैंड को ही फॉरवर्ड करती हूँ। अच्छा, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में अपने आप को अपना करियर बनाना चाहती हैं। कभी आपने ऐसा करियर नहीं सोचा कि आप इस प्रोफेशन में जाएं बिकॉज यू आर सो गुड एट इट? क्या आपने कभी सोचा नहीं कि आप उसको एक एज अ प्रोफेशन बनाएं? पहले नहीं लगता था, पहले मतलब सब
बचपन में शौक था, फिर जैसे जैसे बड़े होते गए जिम्मेदारी आती गई। जैसे मतलब हम इंडियन फैमिली में पेरेंट्स हमको सिखाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझो, आपको किसी के घर भी जाना है, आप वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जैसे। तो सर सारे सपने छूट गए। सडनली एक दिन सर अपने आप से क्वेश्चन किया, मैं कर तो रही हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, हर जिम्मेदारी निभाई, हस्बैंड को भी कोई कंप्लेंट नहीं, फैमिली को भी कोई कंप्लेंट नहीं, पेरेंट्स भी खुश हैं। क्वेश्चन अपने आप से किया, मैं कितनी खुश हूँ। ये बड़ा सवाल होता है। बस खुद से किया। मैं बहुत स्पिरिचुअल में मतलब मानती हूँ, जब भी थोड़ा भी होता है मैं अपने गॉड से ज्यादा बातें करती हूँ बजाय लोगों के। लोगों से जुड़ने से बजाय मैं अपने भगवान इनसे बैठती हूँ, इनसे बातें करती हूँ। सडनली आया कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने दुनिया को तो खुश किया, मैंने अपने आप को कब खुश किया, मैंने अपने बारे में कब सोचा। एक ही लाइफ में कुछ तो मुझे करना है। बिल्कुल। अपने गॉड से भी मैं यही क्वेश्चन करती हूँ कि आपने किस काम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा, कोई तो मकसद होगा आपका। बिल्कुल। अब आप मुझे राह दिखाओ। सडनली बैठी थी तो मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कभी भी शायरी में कोई भी बात मैं बोल देती हूँ, तो सोचा चलो लिखना स्टार्ट करती हूँ। डायरी में लिखूं। मैंने डायरी में भी स्टार्ट किया तो मुझे वो मिसिंग लगा कुछ, कि नहीं कुछ तो मिस है। फिर जैसे मैंने बताया कि मैं इंस्टाग्राम पे आई, फिर योरकोट पे गई, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते गई। एंड एक ड्रीम था कि मेरे पेरेंट्स कभी तो मुझ पे प्राउड करें, मेरी फैमिली कभी तो मुझ पे प्राउड करे कि हाँ ये कर सकती है, इसने कुछ किया है, एक पहचान तो बने। तो सर जब मेरी पोएट्री पब्लिश हुई, पहले पता था इनको कि लिखती हूँ, किसी को ये इंटरेस्ट नहीं था क्या लिखती है ये, ऐसे ही मोबाइल में ऐसे ऐसे। सर जब पोएट्री पब्लिश हुई, मैंने बताया कि देखो मेरी पोएट्री, सब के सब शौक हो गए। वो चीज मुझे लगा कि हाँ अब मैंने नाम कमाया है, एटलीस्ट अपने फैमिली के लिए। तब मुझे बहुत खुशी हुई। स्पेशली मेरे हस्बैंड ने जब बोला कि आई कैन बिलीव, मेरे पापा मम्मी बोले कब से किया, कैसे किया। अभी फैब में मेरी दादी माँ शांत हो गए थे, तो जब मैं अपने घर एंटर हुई गई, मेरा वेलकम ये से वेलकम कीर्ति देवानी, वेलकम कीर्ति की कलम, राइटर साहिबा, वो सब माहौल वहीं पे रह गया। मेरा वेलकम एज राइटर हुआ जी। तो मुझे लगा ये मेरा न्यू जन्म है, कि आज मेरी पहचान खुद की है। और सर इस जर्नी में ना मैं स्टार्टिंग से अभी तक अकेली ही हूँ। अब आगे क्या क्या करना है? आगे सर खुद की बुक पब्लिश करनी है, बिकम अ बिग ऑथर। बट एक तरफ किताबों का जो चलन है वो थोड़ा कम हो गया है आजकल। लोग इसीलिए सर रुक गई हूँ। हाँ, नहीं लेकिन जो बुक किताबें पढ़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है, हाँ, बट इंग्लिश ना अभी ज्यादा हो रही है जी। तो सर नहीं लेकिन लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल पे या ई बुक जो है वो ज्यादा हाँ, वो हो गई है, तो चलन सर, में आ गई है। ई बुक के बारे में सुना है, मेरी सर्चिंग भी चालू है कि ई बुक को कैसे लॉन्च किया जाए, किस तरीके से मतलब अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचाई जाए। जैसे मैंने पॉकेट एफएम के बारे में भी सुना है, जी। तो वहां भी मेरा चल रहा है। जैसे मेरे पॉडकास्ट है स्पॉटिफाई पे, मैंने पॉडकास्ट भी ट्राई किए हैं, क्योंकि लोग या तो पॉडकास्ट सुन रहे हैं। पॉकेट एफएम पे सर नॉवेल, बुक्स, स्टोरी, आप अपनी कोई भी कहानी जो भी आप कर सकते हो, या ई बुक जो भी बोलो। तो सर उस पर भी मेरा अभी वर्क थोड़ा चालू ही है। आपका विवाह से पहले नाम पूनम था, जी विवाह के बाद कीर्ति हुआ। जी, किस नाम से ज्यादा खुश हैं आप? दोनों, दोनों नाम से। क्योंकि दोनों से ही मेरी पहचान है ना। फर्क क्या है पूनम में और कीर्ति में, फर्क क्या है? फर्क तो सर कुछ भी नहीं है, आप जो नाम बनाओ ओके वो मस्त है। ओके ठीक है। अब चूंकि आप ये उस रोड पर हैं जहाँ पर अब आप अपनी खुद की किताब लेकर आना चाहती हैं। क्या लगता है किताबें किस किस्म के टॉपिक को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है? सर मैंने एक टॉपिक सोचा था, जैसे अगर मैं आज की जनरेशन को देखा, मतलब यंग जनरेशन जो 20 से 27 तक है, जी सर इनके बहुत सारे क्वेश्चन है। जी, बहुत सारे। आपने भी देखा होगा अबाउट करियर, अबाउट लाइफ। और एक तो हमारे इंडियन में जो कल्चर है कि 24 हुए नहीं, 25 हुए नहीं, कि सो व्हाट अबाउट, अभी आगे क्या करोगे, अभी शादी, अभी सब। पहले की कंपेरिजन अभी की जनरेशन ना बहुत मेच्योर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इनको सिखाने बताने की तो जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल। तो सर उनमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, इंक्वायरीज, मतलब मोरल सपोर्ट जो होता है ना फैमिली या किसका, उनको मिलना ही नहीं है जी। तो इस पे मैंने सोचा मैं इस पे एक बुक लिखूं। तो मैंने इस पे काफी सर्च भी किया, मैंने कुछ लोगों से बात की जो यंगस्टर्स हैं, जो बिजनेस भी कर रहे हैं, या फिर जो जॉब पे हैं, या जो
फैमिली बिजनेस में गए। तो सर सबका कहना ये था कि एक तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत सेंसिटिव है, और मुझे इसमें रियल स्टोरीज चाहिए थी जी। मुझे एक रियल स्टोरी मिली भी किसी की, मैं शेयर करना चाहूंगी। एक लड़का था सर, वो बहुत छोटी सिटी का था, मतलब मैं सिटी का नाम नहीं रिवील करूंगी, बट वो पूना में जॉब करने गया जी। 3 साल वहाँ उसने पढ़ाई की, फिर मेडिकल का जॉब किया, मेडिकल पे बहुत अच्छा इनकम सोर्सेज ये वो। जब लॉकडाउन हो गया वापस घर आ गया सर। आने के बाद उससे मतलब कहते हैं ना कि लगता है यार मैंने गलती की या कुछ ऐसा हुआ सर। फैमिली को सपोर्ट चाहिए था, पहले उसने फैमिली को बहुत सपोर्ट भी किया, ज्यादा जरूरत पड़ गई तो गया फैमिली में। अब वहाँ पे उसकी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली, वो अकेला कमाने वाला, पापा बेड पे, मम्मी शायद वो भी इतना नहीं कर पाते थे, बहुत जॉइंट फैमिली, मतलब 15-20 लोग शायद एक साथ रहते थे, वो अकेला करने वाला। तो जब गया तो फिर बोले अभी मत जा, अभी यहीं पे रहे, अभी यहाँ भी बिजनेस है, क्या करना है। सर वो मन मार के तो वहाँ बैठ गया जी। लेकिन उसका मन लगा नहीं सर। रिजल्ट ये आया कि वो डे बाय डे डिप्रेशन में चला गया। ओह माय गॉड। अब वो डिप्रेशन से बाहर आने की टैबलेट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो सर ऐसी लाइफ किस काम की, मुझे बताओ, कि जहाँ आपके सपनों को आपसे नहीं पूछा जा रहा है। अभी सर गलत दोनों नहीं है, फैमिली भी नहीं है, बॉय भी नहीं है। फैमिली को उसकी जरूरत है तो फैमिली उसको ही बोलेगी ना। बिल्कुल। और वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, ठीक है, फैमिली के लिए उसने अपना ड्रीम, एम्बिशन, एजुकेशन जो भी था सब छोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन सर दोनों को मिला क्या, मैं वो पूछ रही हूँ। दोनों को ही कुछ नहीं मिला ना जी। आपका बेटा आपको मिला, लेकिन किस साल में मिला। आपकी फैमिली आपको जरूरत के लिए लाई, उल्टा आप भी उनके ऊपर बोझ बन रहे हो ना। तो आप ऐसी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं जहां पर लोग इंस्पायर हों और वो यानी उनको ये ना लगे कि हमारी फैमिली हमें नहीं समझती है। ये कंफ्यूजन आज की जनरेशन में सर बहुत है, और कंप्लेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये कंप्लेंट है। आपकी फैमिली आपको समझेगी, आप समझाओ तो सही। और फैमिली को भी चाहिए कि आपके टाइम में पेरेंट्स एक तो झट से बोल देते हैं हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे। अरे टाइम का भी तो डिफरेंस है, आपका वक्त और था, हमारा वक्त और है। सही बात है, सही बात। तो आप आज की जनरेशन की थिंकिंग भले मत रखो, एटलीस्ट समझने की कोशिश करो। एवरी पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको समझो। बहुत से पेरेंट्स की हमारा बच्चा सुनता नहीं है, मानता नहीं है। ठीक है, नहीं मानते, कभी उनसे बैठ के पूछो, समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। क्यों नहीं समझेंगे? आपके बच्चे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो कहानियां लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं ये अपने आप में बहुत अप्रिशिएटिंग है, क्योंकि इस किस्म की कहानियां एज इट इज पब्लिक डोमेन में बहुत कम आती हैं, बहुत रेयर आती हैं, और जब आती भी हैं तो बहुत ज्यादा कम लोगों तक पहुंच पाती हैं। एक बंदे ने दी, नागपुर की है, जॉब पूना में ही करते हैं। ऑनलाइन मेरे मतलब बात हुई, बोले मैम जॉब है, अच्छा खासा कमा लेते हैं, सब कुछ है, विदाउट फैमिली क्या है। सही बात है। घर से दूर हैं, मैस का खाना खा रहे हैं, खुद काम करना पड़ रहा है। मम्मी होती है कम से कम पूछती तो है आज क्या खाओगे, आज क्या बनाऊं। मतलब चीजें अपने आप हो जाती हैं, कपड़े बोलो, छोटी छोटी चीजें। मैम यहाँ पे हर एक चीज हमें मैनेज करनी पड़ रही है। भाग दौड़ के ऑफिस जाओ, ऑफिस का वर्कलोड, बॉस का अंडर प्रेशर, क्लाइंट्स, फिर भाग दौड़ के घर आओ, फिर घर के काम, खाना कभी अच्छा है कभी नहीं है। 8-10 बॉयज हैं तो खुद बना के भी खाओ, आता है नहीं आता है। यानी पता चला 8-8 दिन तो रूम ही क्लीन नहीं करते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग कुछ भी नहीं जी। तो वो चीजें बोले कि मैं, मुझे मेरे दिन याद आ रहे हैं, मैं भी था। तो जी। सर आप भी थे तो सर मिस की या नहीं की? बिल्कुल। क्या मिस किया? मैम परिवार ही मिस किया। और ना? मुझे ऐसा लगा कि पुणे मुंबई जाओ तो वहां पे सिर्फ आपका खर्चा बढ़ता है और कोई बहुत बड़ा बेनिफिट तो नहीं है मैम। हाँ, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर कहते हैं लोग ज्यादा होता है। सर लाइफ में हर एक्सपीरियंस जरूरी है। आप घर से बाहर निकलो तभी तो आप सीखोगे। बिल्कुल। आप बाहर निकले तो पता चला ना फैमिली क्या है, घर क्या है, अहमियत, घर का खाना क्या है। ये आप बाहर गए तब पेरेंट्स ये चीजें हमें बचपन से सिखाते हैं तो हमको समझ में आती नहीं है। सच बात है, सच बात है। तो मैं रियल स्टोरीज ला रही थी। कुछ ने बोला कि मैम इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि अभी क्या ही बताएं, बट ट्रू है। और सर ये एज ऐसी है कि कैरियर भी आता है, जॉब भी आता है, लाइफ भी आती है और मैरिज भी आता है। सच बात है। अब 25 साल की उम्र में शादी करेंगे, खुद को तो संभालें, जो हम लाएंगे वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना।
आज लड़का रहो लड़की रहो, मैं बोलती हूँ आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप कुछ तो करो लाइफ में, कुछ तो बनो। शादी तो करनी है, वो तो तय है आपकी लाइफ में, करनी ही है, लेकिन पहले कुछ बन जाओ। आप एक जिम्मेदारी पे आओ तो सही। नहीं मैम, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोशिश है ना आपकी, जो ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत सारी बधाई, थैंक है यू। ना। आप ऐसी कोशिशें जो कर रही हैं बहुत शानदार कर रही हैं। मैम, आपका एक जनरल थॉट क्या है आजकल जो समाज में हम नंबर ऑफ डिवोर्सेस बढ़ते देख रहे हैं? व्हाट्स योर थॉट? क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? सर हर किसी के अपने रीजन है, और रीजन तो अभी जो बताते हैं, मान लो जिसकी भी लाइफ है, हम सिर्फ जज कर सकते हैं, बट जिनके ऊपर बीतती है सर वो तो उनको पता होगा ना। बिल्कुल। तो हर किसी की अपनी थ्योरी, अपनी कहानी होगी। पर सर सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं, कैपेसिटी। पहले के जमाने में क्या होता था सर, अगर कोई भी इश्यू होता था, देखो सर फैमिली है तो इश्यूज तो होंगे ना, बिल्कुल। कोई भी फैमिली। तो बर्तन सर है तो अगर बजेंगे। आप उस जमाने में जाओगे ना, लेडीज को बोलने की ना राइट नहीं होता था। जो भी होता था पुरुष प्रधान देश क्यों बोला जाता है, फैसले भी वही लेते थे, बोलते भी वही थे, करते भी वही थे, सिर्फ हम पे थोपे जाते थे कि ये करना है। जी। तो सर उस टाइम में लेडीज में कैपेसिटी थी ना सुनने की, सहन करने की। आज भी बिल्कुल। कुछ होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं ना, थोड़ा तो एडजस्ट करो, थोड़ा तो सुन लो ना। मीनिंग कहाँ आया? कैपेसिटी। आप थोड़ा एडजस्ट करो, आप थोड़ा सहन करो। और कहते हैं ना, जिसने सह लिया उसने पा लिया। तो आज की जनरेशन सर थोड़ी फ्री माइंडेड है। हम क्यों करें? एक कहीं ना कहीं ईगो, हम ही क्यों करें, वो क्यों नहीं कर सकते? जी। और सर दोनों ईगो दिखाओगे तो क्या होगा? तो अगर एक को समझाओ तो बोले हर बार तो मैं ही करता हूँ, चाहे लड़का या लड़की। मैं ऐसा नहीं बोलती कि गलत होंगे, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ चुकी है। एक बोलता है कि मुझे ऐसी चाहिए, मतलब मुझे लड़की अच्छी भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, जॉब वाली भी चाहिए, लेकिन मेरे परिवार में मिलजुल के रहे। और लड़की बोलती है लड़का अच्छा भी चाहिए, कमाऊ भी चाहिए, फैमिली में मुझे आज़ादी भी चाहिए, मैं कुछ भी करूं मुझे बोला ना जाए। तो सर सबको सब बातें नहीं मिलती है। मैं इतना कहूंगी, मान लो अगर आप किसी मेच्योर लड़की से शादी कर रहे हो, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि उसकी कैपेसिटी जो होगी वो थोड़ी हाई लेवल की ही होगी। ठीक है, वो एडजस्ट हर बात में करेगी, कहीं कहीं आपको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप एक वर्किंग वुमन से शादी कर रहे हो, तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ के चलनी पड़ेगी कि उनका जो ड्रीम डिजायर जो भी है वो बड़ा होगा। वो वर्किंग वुमेन है, वो घर पे रहना जानती ही नहीं है। तो आपको पहले ही ये चीज श्योर करनी पड़ेगी। अगर वो जॉब करती हैं करने, तो हमें मना नहीं करना पड़ेगा जी। आप एक सिंपल लड़की से शादी करते हो तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन ये मत रखो ना कि वो बाहर जाके कुछ काम करे, वो कुछ बड़ा करके दिखाए आपको। कुछ फैमिलीज में होता है सर। तो सर आप बस ये चीजों को समझ के चलो। लाइफ तो आसान है ही नहीं किसी के लिए भी। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मैम आपने ना हर विषय पे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो या वो एक्सपीरियंस से आया है, या वो आपके आप जो रिसर्च करते हैं, आप जो उसके पीछे जो अध्ययन करते हैं वो उसके वजह से आया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप उन टॉपिक्स पर लिखना अगर शुरू करेंगी विद एग्जाम्पल्स, तो आई एम श्योर आप आने वाले वक्त में मैम बहुत सारे टॉपिक्स पे एक एक प्रॉपर ऑथर बन जाएंगी, है ना। आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज को लेकर। बहुत समय के बाद मैं एक ऐसी महिला से मिल रहा हूँ, एक ऐसी विमेन ऑफ द ईयर से मिल रहा हूँ जिनका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा है ना। तो एक आखिरी सवाल मेरा कि मैम, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती है ना, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता कीर्ति देवानी, है ना, तो उसके नीचे कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी फिलॉसफी, कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस या कौन सी ऐसी बात आप लिखती जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करते हैं? बी ए सिंप्लिसिटी, और अपने भगवान पे यकीन रखो। उससे ज्यादा कभी कभी अपने आप से बात करो, अपने आप को भी आप एक टाइम दो, खुद को टाइम दो। जरूरी है सर। मैंने खुद को टाइम दिया तो मैंने खुद से क्वेश्चन किया ना, मैं क्या हूँ। सब परफेक्ट कोई नहीं होता है, और जब हमको भगवान इस दुनिया में भेजता है तो मैं बोलती हूँ हर एक के अंदर वो यूनिकनेस जो होती है ना सर, एक गॉड पावर, एक गॉड गिफ्ट, वो उसके साथ ही आता है। तो आप उस चीज को पहचानो। देखो सर, हर इंसान सीए नहीं बन सकता है, हर इंसान आईपीएस नहीं बन सकता है, हर इंसान नॉर्मल भी नहीं रह सकता है।
कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज हर इंसान में होती है जो आपको सबसे अलग बनाती है। जी। मेरी जिद थी मुझे कुछ अलग बनना है। तो सर मेरी राइटिंग ने मुझे अलग बना दिया, क्योंकि किसी ने, ऑनेस्टली बोलती हूँ, मेरी दोनों फैमिलीज में, मेरी मायके और इन लॉज फैमिलीज में ऐसा कोई नहीं है जो राइटिंग से रिलेशन में है। मैं शायद फर्स्ट पर्सन हूँ जिसका राइटिंग में स्किल है। मेरी दोनों फैमिली, आप सोच के तो देखो, इतनी जॉइंट फैमिली, इतनी बड़ी, किसी को राइटिंग का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, पता ही नहीं राइटिंग क्या होती है, और एक मैं ही अकेली निकली हूँ। तो सर ये गॉड गिफ्ट है ना मेरे अंदर, मैं कहीं से नहीं सीखी। और दूसरी बात सर, जो मैं फेस प्रिडिक्शन करती हूँ, ये भी मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। बहुत से लोग पूछते हैं कहाँ से सीखा, मैं नहीं सीखी हूँ, ये भी मेरे अंदर नेचुरल आया है। मैम, ये जो थॉट है ये अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट है कि खुद को समय दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो आपका जो पूरा खर्च समय है वो दूसरों के लिए खर्च हो जाएगा, और फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जिस चीज़ के लिए आपको ऊपर वाले ने भेजा है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर। विमेन ऑफ द ईयर कीर्ति देवानी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक अभी कुछ दिन पहले ना मैं बड़ा बीमार था, इनफैक्ट हॉस्पिटलाइज भी था, और उस जो पूरा टाइम था उसमें हॉस्पिटल में लेटे लेटे कई सारी चीजें सोचता था कि वाकई में हमने जो बात कीर्ति मैम ने कही वो बिल्कुल सही है कि हम बहुत सारा वक्त दुनिया को देते हैं, दूसरों को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, दोस्तों को देते हैं, पर खुद को शायद नहीं दे पाते हैं। और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से कई बार हम खुद को असक्षम भी पाते हैं बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। उम्मीद है कि विमेन ऑफ द ईयर कीर्ति देवानी की बात आप समझेंगे और फिर खुद को समय देने की कोशिश करेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।